आज हम +2 बोर्ड का चैप्टर नंबर सोल्यूशन का बच्चे लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे फर्स्ट 3 लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन पढ़ा था बच्चे। हमने बेसिक सॉल्यूशन जाना था, उसके बच्चे टर्म्स जाने थे कुछ, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सभी है ना सॉल्यूशंस देखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने बच्चे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन सारी देख ली थी, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और परसेंट स्ट्रेंथ भी सारी देखी थी। आज बच्चे हम आगे करते हैं इसको, ताकि आप इस चैप्टर को और भी अच्छे से जान सकें और भी अच्छे से इसको कर सकें। आई होप आपने इससे पहली वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर आपने बच्चे लेक्चर 3 में देखा था तो मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव ना फॉर्मूले बताए थे, जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आज हम बच्चे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, ताकि हम इसको और भी अच्छे से कर सकें, ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलिए करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चे जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए एक और बच्चे फॉर्मूला है, दैट इज, टॉपिक का नेम है आपका व्हेन डिफरेंट नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N और वॉल्यूम डिनोटेड बाय कैपिटल V इज गिवन। ठीक है बच्चे, तो आपका टॉपिक क्या है कि जब आपको बच्चे डिफरेंट नॉर्मेलिटी और डिफरेंट वॉल्यूम गिवन होगा तो उस वक्त आपके नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होएगा। अभी तक बच्चे जो आपने पढ़ा था वो आपने नॉर्मेलिटी का इक्वेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इन केस ऑफ यू हैव वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, तो यहाँ तक आपने बच्चे नॉर्मेलिटी को देखा था। तो इसको बच्चे एक बेसिक है ना एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर बच्चे कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसकी नॉर्मेलिटी इस वक्त पे बच्चे N1 है। इसकी यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या है? N1 है, और इसका जो बच्चे वॉल्यूम है वो है V1। समझ में आ रही है बात आपको? अब बच्चे क्या होगा, जो हमारे पास एक कंटेनर है इसके अंदर हमने कुछ है ना और वॉल्यूम ऐड किया, जो आपके पास सॉल्वेंट है आपने इसको और भी है ना उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। V1 से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना के आपको समझा देती हूँ इसको। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम V1 था, हम इसमें एडिशनल और वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है और इसका वॉल्यूम V1 से क्या हो गया है बच्चे? V2 हो गया है। समझ में आ रही है बात? अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो नॉर्मेलिटी चेंज होएगी। अगर वॉल्यूम V1 से V2 हो गया वॉल्यूम ऐड करने की वजह से, तो ऑब्वियसली बच्चे नॉर्मेलिटी भी चेंज होएगी। नॉर्मेलिटी क्या था कि कितने इक्विवेलेंट मास जो है सॉल्यूट का वो एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ज़्यादा डालने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा डिसोल्यूशन हो रही है, वहाँ पे आयंस और ब्रेक डाउन हो पा रहे हैं और भी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी N1 है तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी आपकी? N2। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से बच्चे अगर हम इसकी ना नॉर्मेलिटी देखें, अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स देखें तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स बच्चे सेम रहेंगे, बट नॉर्मेलिटी चेंज हो गई और वॉल्यूम चेंज हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है आपका N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। ठीक है, N1 V1 आपकी इनिशियल बच्चे जो कंटेनर है इसका है ना आपकी है कंसंट्रेशन, इसकी नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम, और जो N2 V2 है जो आपको फाइनल आया, ये आपकी नॉर्मेलिटी 2 और ये आपका वॉल्यूम 2। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और इसी तरीके से आप बच्चे अगर आपके पास है ना मान लीजिए यूं कह दें कि है ना आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने है ना दो उसके अंदर कंपोनेंट है। मान लीजिए एक आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है A और B। ठीक है बच्चे, मान लीजिए पहले इसके अंदर सिर्फ A है, B नहीं है। A की कुछ नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। जब आपने इसके अंदर B डिप किया तो B का जो इनिशियल उसकी नॉर्मेलिटी है वो N2 है और उसका वॉल्यूम जो है वो V2 है। समझ में आई बात?
जब आपने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया तब आपके पास बचे न्यू नॉर्मेलिटी आ जाएगी, उसको हम है ना डिनोट करेंगे N3 से, और उसका न्यू वॉल्यूम बन जाएगा दैट इज V3। मैं एक बार इसको वापस क्लियर कर देती हूँ आपको। एक कंटेनर है आपके पास और उसमें है ना एक कंपोनेंट है कुछ जिसकी नॉर्मेलिटी है N1 और जिसका वॉल्यूम है V1। क्लियर? आपने उसके अंदर एक बी कंपोनेंट और डाला जिसका इनिशियल जो नॉर्मेलिटी है मान लीजिए N2 और वॉल्यूम है V2। जब आपने ए और बी दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दिया तो जो अब फाइनल सोल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी, उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी N3। और बच्चे वॉल्यूम भी तो चेंज होएगा, V1 प्लस V2 वॉल्यूम क्या हो गया V3। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आपने ए और बी दो अलग अलग नॉर्मेलिटी दो अलग अलग वॉल्यूम के जब आपने कंपोनेंट को मिक्स किया तो न्यू नॉर्मेलिटी और न्यू वॉल्यूम आ रहा है, तो वहां पे आप ये न्यू नॉर्मेलिटी और न्यू वॉल्यूम को कैसे फाइंड करोगे? N1 V1 प्लस, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं ना, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल्स टू N3 V3। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे जो N3 V3 है वो आपके जो न्यू सॉल्यूशन हम बन चुका है उसकी न्यू नॉर्मेलिटी और न्यू वॉल्यूम है। और ये तो आपका बच्चे ए कंपोनेंट का, ये बी कंपोनेंट का, इन दोनों को मिक्स करके जो आपका न्यू सॉल्यूशन बना है उसका नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे? आगे देखते हैं। तो यहाँ से V3 वॉल्यूम भी आपको क्लियर हो गया कि V1 वॉल्यूम और V2 को मिक्स करके ही आपका V3 वॉल्यूम बना है। ओके बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। जिस तरीके से हमने नॉर्मेलिटी को किया है वैसे ही हमें मोलैरिटी को भी कर सकते हैं। तो मोलैरिटी के केस में आपको है ना कह सकते हैं व्हेन डिफरेंट मोलैरिटी M और वॉल्यूम V इज गिवन। जब आपको बच्चे डिफरेंट मोलैरिटी गिवन होएगी और डिफरेंट वॉल्यूम गिवन होएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो चलिए इसको भी दोबारा से देखते हैं। आपके पास एक कंटेनर है बच्चे, इसमें कुछ सोल्यूशन है, ठीक है, और इस सोल्यूशन की जो इनिशियल मोलैरिटी है दैट इज M1, ठीक है जी, और इसकी जो मोलैरिटी है M1 और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज V1। क्लियर है बच्चे? अब इसके अंदर भी हमने क्या किया, और भी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड किया। हमने क्या किया, सॉल्वेंट को बढ़ा दिया, मान लीजिए हमने इसके अंदर और वॉल्यूम ऐड किया। अभी वॉल्यूम ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। V1 से वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। समझ में आई बात? और जो मोलैरिटी है वो भी चेंज होएगी ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी की भी बच्चे कंसंट्रेशन चेंज होएगी। मोलैरिटी M1 से क्या हो जाएगी M2। क्लियर है बच्चे? बट बच्चे नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जितने थे, हमने जब सॉल्वेंट को ऐड किया है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो थे सॉल्यूट के इनिशियली भी वो थे, और जब फाइनल हो जाएगा, जब उसकी मोलैरिटी M2 हो जाएगी और अलग से वॉल्यूम ऐड करने की वजह से उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 है तो इसमें भी कितने हैं, N1 ही है। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम? हमने मोलैरिटी की बच्चे है ना क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़ी थी। इसे बच्चे सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या बन जाएगी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है बच्चे? अब इन दोनों केस का देखिए, इसमें भी है ना इसे फर्स्ट केस ले लीजिए और इसको सेकंड केस ले लीजिए आफ्टर एडिंग मोर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट केस के N1, सेकंड केस के भी बच्चे कितने हैं N1, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने सॉल्यूट नहीं ऐड किए हैं, हमने सॉल्वेंट ही ऐड कर दिया और वॉल्यूम ऐड कर दिया। समझ में आई बात? तो दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सेम है। अभी बच्चे जो फर्स्ट के लिए बन रहा था वो क्या बन रहा है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, यहाँ पे दोनों की n की वैल्यू लिख दीजिए। फर्स्ट केस में बन रहा है M1 V1 और सेकंड केस में क्या बन रहा है M2 V2। तो ये आपकी बच्चे एक इक्वेशन और बन गई,
जो M1 है दैट इज़ योर इनिशियल मोलैरिटी और जो M2 है दैट इज़ योर फाइनल मोलैरिटी। V1 क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम और V2 क्या है आपका फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो बच्चे यहाँ पे भी आप सेम केस जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मैलिटी के लिए किया था ना कि हमने दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी हमने एक कंटेनर है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। जब इसके अंदर B है ना कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो उसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है बच्चे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया सोल्यूशन बन जाएगा जिसकी मोलैरिटी नहीं होगी, जिसका वॉल्यूम नया होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नई मोलैरिटी और नया वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इन दोनों कंपोनेंट की मोलैरिटी और वॉल्यूम के सम को ऐड करके। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू जो न्यू मोलैरिटी हम उसको M3 से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को V3 से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आपको V3 तो पता लग गया कि इन दोनों कंपोनेंट के आपने वॉल्यूम को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। M3 कैसे निकाल सकते हो आप, M1V1 प्लस M2V2। अब बच्चे यहाँ पे V3 आ जाएगा और यहाँ पे M3। तो इस तरीके से आप बच्चे M3 मतलब आपकी जो न्यू मोलैरिटी है दो कंपोनेंट को ऐड करने के बाद वो आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बेसिस पे बच्चे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। तो बच्चे इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 HCl mixed with 150 milliliter of 0.2 molarity nitric acid. Calculate the molarity of substance obtained. ठीक है बच्चे, तो आपके पास ये न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको गिवन है कि 100 मिलीलीटर HCl 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 HCl, ठीक है 0.1 मोलर HCl मिक्स्ड विथ 150 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने बच्चे है ना डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए ये 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 HCl है, इसको ए कंपोनेंट मान लीजिए और जो 150 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड है इसको बी कंपोनेंट मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, मतलब इन ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करके जब नया सोल्यूशन बन चुका है उसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम पूछा है। क्लियर है जी, मतलब आपके पास क्या गिवन है बच्चे, आपके पास M1 गिवन है। M1 क्या है, किसका है बच्चे, HCl का, ठीक है। M1 कितना है आपके पास 0.1 मोलर। आपके पास V1 है, V1 किसका है बच्चे, HCl का, दैट इज 100 मिलीलीटर। और सेकंड हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का हमने 2 कंपोनेंट माना है तो इसका M2 लेंगे। M2 कितना है इसका 0.2 मोलर और इसका V2 कितना है, V2 किसका बच्चे, नाइट्रिक एसिड का 150 मिलीलीटर। कहते हैं इन दोनों को मिक्स्ड करने के बाद जो अब न्यू मोलैरिटी हुई आई है दैट इज M3 और जो न्यू वॉल्यूम आया है दैट इज V3, ठीक है। इसको आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया था, M3V3 इक्वल्स टू M1 प्लस V1 प्लस M2V2। तो यहाँ से हम M3 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3, ठीक है बच्चे। M3 हमने निकालना है तो सबको पुट कर लीजिए। M1 कितना है आपका 0.1, V1 कितना है आपका 100
और M2 कितना है आपका बच्चे 0.2, V2 कितना है आपका 150 और नीचे बचे 100 प्लस 150 कितना हो गया 250। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है बच्चे दैट इज 0.16। ठीक है, आपकी जो M3 की मोलैरिटी आ रही है दैट इज 0.16 मोलैरिटी। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जिस तरीके से बच्चे अभी आपने 2 कंपोनेंट को मिक्स करके थर्ड जो अब आपका न्यू सोल्यूशन बन गया था M3V3 निकाला था, वैसे आप बच्चे है ना M5 भी निकाल सकते हो। तो M5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 और नीचे बचे टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये क्या है V5 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो अगर आपने M5 निकालना है तो वहाँ पे टोटल 4 कंपोनेंट मिक्स हो रहे होंगे। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चे? चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम डेफिनेशन समझते हैं स्ट्रेंथ की। ठीक है, कि स्ट्रेंथ क्या होती है। काफ़ी बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि स्ट्रेंथ क्या होती है और न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत कॉमन वर्ड है कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तो बच्चे स्ट्रेंथ क्या होती है, मैं आपको इसको डेफिनेशन के थ्रू ही समझाती हूँ कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of the solution। ठीक है बच्चे, तो स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आई होप आपको अब किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपसे स्ट्रेंथ पूछे तो आप उसको डिफाइन कर सके। बच्चे इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम स्ट्रेंथ का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे स्ट्रेंथ का S इक्वल्स टू N इंटू E। यहाँ पे S क्या है, S का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ अभी हमने डिफाइन की ना कि कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। और बच्चे N क्या है, N इज नॉर्मेलिटी। क्लियर। और व्हाट इज E, E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सॉल्यूट। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी और जो इक्विवेलेंट वेट है वो सॉल्यूट का यूज़ होगा। तो आप उस सॉल्यूट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट की कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, बेसिकली यही पूछा जाता है कि आपके पास कोई पार्टिकुलर सॉल्यूट है एक सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, आपने उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ आपको पता लग गया कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता लग गया आपको, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। कोई भी बच्चे यहाँ तक डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके और अपने सारे जितनी भी नोट्स हैं वो बना रहे होंगे। तो चलिए आगे करते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो ही चुका होगा। हम थोड़ा और आगे देखते हैं कि और न्यूमेरिकल्स थोड़े से देखते हैं। बच्चे हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 molar solution of sodium nitrate given density of solution is 1.25 gram per milliliter and volume of solution is 1 liter। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है
किसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है? 1 मोलर सोल्यूशन है आपके पास कुछ सोडियम नाइट्रेट का, जिसकी आपको है ना डेंसिटी गिवन है और सोल्यूशन की, और वॉल्यूम गिवन है आपको सोल्यूशन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको गिवन क्लियर है जी? क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके बच्चे, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का बच्चे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 85। ठीक है बच्चे, तो मॉलिक्यूलर मास है सोडियम नाइट्रेट का 85। नेक्स्ट हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन, अब आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास? दैट इज वॉल्यूम है 1000, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1000 इंटू 1.25। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपके पास 1250 ग्राम्स। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, इसकी मदद से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, क्योंकि मोलैलिटी पता करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना जरूरी है, बट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम उसे निकालने के लिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो आगे देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, अब इसको किसके इक्वल कर देंगे? जो अभी हमने निकाला है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट, तो बच्चे देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 85, क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपके पास 85। सॉल्वेंट का मास आपको बच्चे निकालना है, और जो टोटल मास है सॉल्यूशन का, दैट इज 1250। तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? दैट इज 1250 माइनस 85। तो जो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, दैट इज 1165 ग्राम्स। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, अब हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 क्यों लगाया? क्योंकि आपका मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है? ग्राम्स में है, इनटू वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज WA। तो आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे 85 ही मानेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास भी कितना है? 85 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला? 1165। तो बच्चे जो आपके पास मोलैलिटी आ जाती है, दैट इज 0.855 मोलैलिटी। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चे? तो आगे हम थोड़े से और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो बच्चे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक नॉर्मैलिटी में से भी। तो बच्चे जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH dot 2 molecule of water in 100 milliliter of 0.2 normality ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। आपको यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालने ऑक्सैलिक एसिड के, और अगर आप क्वेश्चन में गाना देख रही हो कि क्या क्या गिवन है, तो आपको दिख रहा है कि
कि यहाँ पे बच्चे आपको ऑलरेडी है ना नॉर्मेलिटी गिवन है, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है आपको नॉर्मेलिटी गिवन है 0.2, ठीक है। और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 100 मिलीलीटर। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने डिसॉल्व है। आपको नॉर्मेलिटी पहले से ही गिवन है। क्लियर है बच्चे। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है किस में है, मिलीलीटर में है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे। तो हमें इस केस के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चे नॉर्मेलिटी जो है वो ऑलरेडी गिवन है। नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2, ठीक है बच्चे। एंड व्हाट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपने बच्चे ये भी गिवन नहीं है, आपको नंबर ऑफ मोल्स भी इवन निकालना है। तो हम इसको बच्चे WB ही छोड़ देते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, अब ये क्या है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का बच्चे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास इज 126। और बच्चे कितने नंबर ऑफ H आयंस दे सकता है, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो हम इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया हमारे पास, 63। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा था ना बच्चे। तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट लिख देते हैं, दैट इज 63 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100। तो हम इसको 100 से बच्चे डिवाइड करेंगे। तो बच्चे हम है ना क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि इसको हमें करने में है ना आसानी हो जाए। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। हम है ना गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को इस तरफ ले जाते हैं, बाकी सारी टर्म्स को इस साइड ले आते हैं। तो आपके पास जो बच्चे गिवन है ना, गिवन में वेट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.26 ग्राम। अब ये तो बच्चे आया गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बच्चे। तो ये कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इन 0.126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बच्चे, हमने ये निकालना है। अब आपने +1 में अपने है ना मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है इसका बच्चे, 126, 0.126 है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे 0.126 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया है 0.126 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 126। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 10⁻⁻²। अभी बच्चे मोल्स ये पूरे नहीं आए हैं, हमें इस मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये भी आपने अपनी +1 में पढ़ी है ना इसकी वैल्यू। तो 10⁻² को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है बच्चे। तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के, वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके बच्चे 6.023 इंटू 10⁻21। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चे। तो बच्चे इस टाइप के भी काफ़ी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम बच्चे है ना इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन अच्छे से समझ में आ गए हों। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको वो बहुत अच्छे से समझना है। तो बच्चे जो हमारे टॉपिक का नेम है दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है हमने, सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, आपने छोटी क्लासेस में भी सॉल्युबिलिटी की काफ़ी डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना।
तो हमने बच्चे सॉल्युबिलिटी ही पढ़ना है अभी। तो इसको पढ़ने से पहले हम सॉल्युबिलिटी को एक बार बच्चे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज solubility of substance as the amount of solid substance that dissolve in 100 gram of solvent at given temperature to form a saturated solution। ठीक है बच्चे, क्या होती है solubility? It is defined as solubility of substance as the amount of solid substance that dissolve in 100 gram of solvent at given temperature to form a saturated solution। ठीक है बच्चे, क्या कितना अमाउंट ऑफ, ठीक है, कितना, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, हम उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और बच्चे डिजॉल्व होके क्या बनाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिसके आगे अब बस वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, एक पॉइंट आ जाता है कि जिसके आगे बच्चे फर्दर जो सॉल्यूट है आपका वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता फर्दर, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, तो हम सैचुरेशन पॉइंट देख लेते हैं एक बार, फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये भी आपको पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है, बट बच्चे कभी कभी बड़ी क्लासेस में भी भूल जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है और इसके अंदर बच्चे वाटर है। ठीक है जी, इसके अंदर वाटर है और मान लीजिए जो ये वाटर है वो 10 ml है। क्लियर है? आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर है, वाटर कितना है? 10 ml। और बच्चे इस ग्लास के अंदर आपने सॉल्यूट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जो सॉल्यूट है आपके पास वो आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो। ठीक है बच्चे, अब मान के चलिए कि जो ये है ना वाटर का ग्लास है, जो ये ग्लास है सॉरी जिसके अंदर वाटर है और वाटर है आपके पास 10 ml। अब इस ग्लास के अंदर सॉल्यूट दैट इज सॉल्ट ऐड करने की जो कैपेसिटी है ना वो ओनली 10 स्पून है। मतलब क्या है इस बात का कि आप इस है ना ग्लास के अंदर सिर्फ 10 स्पून सॉल्ट के ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो क्या होगा, अब मान लीजिए आपने इसके अंदर है ना 1 स्पून डाल दिया सॉल्ट का, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, बिल्कुल होमोजीनियस सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। 2 स्पून डाला, 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आ गए हो अब आप। ठीक है, चलो अभी तक भी वो है ना पूरा अच्छे से होमोजीनियस एक ही फेस में हमें दिख रहा है, सॉल्ट अलग नहीं दिख रहा, वाटर अलग नहीं दिख रहा। समझ में आई बात? अब बच्चे जब आप 11 स्पून इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करोगे, 12 13 ऐड करने की कोशिश करोगे, तो वो फर्दर बच्चे नहीं डिज़ोल्व होएगा। 10 के बाद ही उसकी कैपेसिटी ख़त्म, अब वो आगे डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, आपको ना नमक अलग से ही दिखने लग जाएगा। ठीक है, वाटर उसको अपने अंदर बच्चे नहीं डिज़ोल्व कर पाएगा। जो वो पॉइंट है जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चे? सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है जी? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में यही बताने की कोशिश की आपको कि जब आप सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तो वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है, मतलब ऐसा सोल्यूशन बना देता है एक पॉइंट पे जाके अब फर्दर आप सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट के अंदर और नहीं ऐड कर सकते हो, वो उसके साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम? अब अनसैचुरेटेड क्या होगा? जिसके अंदर आप कितना भी सॉल्यूट ऐड करी जाओ उसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, वो होमोजीनियस सोल्यूशन बनाता रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ तक बच्चे आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। इसके है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, उसको क्लियरली हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे और आगे ऐसे ही टॉपिक करते जाएंगे। तो आप वीडियो पॉज करके अपने सारे नोट्स को बच्चे अच्छे से बना लेना, ठीक है।